राधे राधे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, स्वागत कर रहा हूं आप सभी का मैं मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन परिवार के अंदर। देखिएगा, आज है 11 मई और 11 मई के सुबह के 11 बज चुके हैं अभी। आप सभी का मेरी तरफ से इस परिवार के अंदर, इस NCERT डोज के अंदर सभी का मैं वेलकम कर रहा हूं। आज हम एक अलग चीज या एक बहुत ही उम्दा चीज शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि कोई खास नई चीज नहीं है, आप सभी ने इस चीज को पढ़ पढ़ के ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं आज। लेकिन नई इस वजह से है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, बहुत दिन पहले पढ़ा था और आज इस चीज को हम लोग ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। हम पढ़ते हैं, अब मार्केट्स की बुक पढ़ते हैं या नोट्स पढ़ते हैं या किसी की कॉपी पेस्ट नोट्स होते हैं, वो चीज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन जितने भी ये नोट्स वगैरह बनते हैं या बुक्स बनते हैं, आधार तो इन्हीं का ही है। जी हाँ, आज हम NCERT की बुक्स जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। छठी से लेके 10वीं क्लास तक की किताबें जो हैं हम पढ़ने वाले हैं। मैं आज आपको पहले दिन थोड़ा सा बता देता हूँ 2 मिनट लेके कि क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको छठी से लेके 10वीं क्लास तक की किताबों में सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साथ में साइंस, ये 4 सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊँगा, ध्यान रखिएगा। छठी से 10वीं पढ़ाऊंगा, 11वीं 12वीं नहीं पढ़ाओगे सर? बिल्कुल पढ़ाऊंगा बच्चा, लेकिन पहले फेज के अंदर इसे पूरा करते हैं और सब कुछ सही चलता रहा, आप सभी का प्यार बना रहा तो 11वीं और 12वीं की क्लास की किताबें भी आपको मैं पढ़ाऊंगा सर। के अलावा इंग्लिश बच गया, हिंदी बच गया और मैथमेटिक्स बच गया। एक बार पहले फेज में इन 4 किताबों को पूरा कर लेते हैं, मतलब ये GS वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं। ये अच्छे से पूरा हो गया तो फिर उस वाले पड़ाव की तरफ भी जाएंगे। आप बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ में। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, हमें क्या करना है कि आप लोगों को एक मैं पहले से बता देता हूं, आपको धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा इनको पढ़ने के लिए। देखो, 2 तरीके थे यहाँ पे मेरे पास पढ़ाने के लिए। पहला तरीका कि NCERT बुकों के बेस्ड मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन की बुकें छपती है, जैसे महेश बरनवाल, आप सभी पढ़ते भी होंगे, काफ़ी फेमस है। और के अलावा और बहुत सारी पब्लिकेशन की किताबें आती है, अरिहंत है वगैरह, बहुत सारी किताबें हैं। उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, कोई एक टॉपिक वो उठाते हैं और उसी टॉपिक को मतलब सारे क्या कहते हैं, अलग अलग क्लासों के अंदर उनकी अलग अलग डिटेल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे आगे टॉपिक पड़ा है सौरमंडल में पृथ्वी, या एग्जांपल से सौरमंडल ही एग्जांपल से टॉपिक हो, तो अब ये सौरमंडल टॉपिक को ये पूरा डिटेल से वो क्या करते हैं, ये पहला चैप्टर है आज बेसिकली छठी क्लास का, इसमें तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन उन किताबों में क्या करते हैं, इसी को ही वो अलग अलग क्लासों वाला या साइंस वाला पूरा निचोड़ करके एक जगह लिख देते हैं। सोचा तो मैंने भी था कि मैं भी आपको ऐसे ही पढ़ा दूं, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी भी होती वो, तो सोचा मैंने ऐसा। लेकिन वो आप लोगों के भविष्य के लिए देखा जाए या आप लोगों की तैयारी की तरफ से देखा जाए तो मुझे वो काफ़ी चीज़ ठीक नहीं लगी, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें ओरिजिनल ही होती है। तो मैंने अपने गुरुजनों से यूं समझिएगा, या मैंने जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं उन लोगों को देख के, उनका इंटरव्यू देख के या उन लोगों की जुबानी सुन के ये जो निर्णय लिया है वो ये है कि हर एक क्लास के किताब पढ़ेंगे हम लोग, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की, और उनके एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे छठी क्लास का आज पहला चैप्टर है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। एडिशनल क्या है, हर चैप्टर के पीछे कुछ MCQ भी बने पड़े हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बेहद आसान है, आप घबराइए नहीं, ठीक है, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका, ये कुछ मुश्किल नहीं है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इवन मज़ा भी बहुत आएगा। तो हम लोग स्कूल के दिनों में आज दोबारा वापस आ रहे हैं, समझिएगा। छठी क्लास में यूँ समझिएगा, खुद को ऐसा बड़ा मत फील करवाइएगा, धीरज धैर्य रखिएगा। यूँ नहीं कि उतावले हो जाए कि सर जी इसमें तो मेरे को ये भी आता है वो भी आता है। यकीनन आपको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन आप धीरज और धैर्य के साथ में थोड़ा थोड़ा जो कुछ चीज़ें इस चैप्टर में हैं, कुछ चीज़ें 7वीं क्लास में आएगी, कुछ 9वीं में, कुछ 10वीं में, अपने आप डिटेल तक पहुँच जाओगे आप लोग हर टॉपिक के साथ में। अच्छा जी, इसके मेरी तरफ से मैं कोई खास मिर्च मसाला इसके अंदर एडिट नहीं करूँगा, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें ही बताने की मैं आपको कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है जी। अगली बात इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे हमारे लिए, वो ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ये चैप्टर हम करेंगे उनके साथ में MCQ तो क्वेश्चन करने ही वाले ही हैं। अब आपको लिखना है साथ के साथ, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आप खुद के नोट्स तैयार करें तो उतना ही भला होगा आपका। और आप लोगों के पास में बुक्स नहीं है, कुछ बच्चों का डाउट था कि बुक्स नहीं है सर, तो आप क्या करें, ये अपना टेलीग्राम चैनल है स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर से, ये या सुनील स्टार सर आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा।
तो चलिएगा इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं शुरू करता हूँ। हाँ, एक बात और कि पहले मैं आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री पूरी करवाऊंगा, उसके बाद में छठी क्लास की पॉलिटी और साइंस पूरी करवाऊंगा। पहले अब 3 डेज यानी कि आज है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 3 दिन में आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। उसके बाद में थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 दिनों में आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री। बचता है संडे, संडे के दिन मैं आपको करवाऊंगा कंप्यूटर। ठीक है, याद रखिएगा, संडे, सिर्फ संडे को मैं कंप्यूटर करवाऊंगा आपको। तो ऐसे पहले अगर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी हो जाती है, उसके बाद में हम ऐसे ही 3-3 दिन करके साइंस और जो है पॉलिटी करेंगे। तो ये उचित रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो आप निश्चित रहिए, पढ़ते रहिए। मैंने आपके लिए सोच समझ के ही ये सब कुछ टाइम टेबल या वगैरह सब कुछ तैयार किया है। आप इस चीज़ का घबराइए नहीं कि सर ये हो जाए, इतना हो जाए। मैं आपको पूरा करवाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी ना करिएगा, उतावले बिल्कुल नहीं होना, ये बात बिल्कुल ध्यान देना आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे बोल दीजिएगा एक बार आप कमेंट सेक्शन में, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। चलिए तो देखिएगा, सुबह और शाम की बात करते हैं हम लोग। सूर्यास्त के बाद में आसमान को देखना आप सभी को कितना प्यारा लगता है, यकीनन बहुत अच्छा लगता है। खैर यार, बिल्कुल दोपहर के अंदर तो किसे देखना अच्छा लगता है, लेकिन सुबह और शाम को आसमान को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे जैसे शाम ढलती है ना, वैसे वैसे उसके अंदर कोई 1, 2, 3, 4 ऐसे चिंदी चिंदी से बिंदु जो है वो चमकने से लग जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा ढलता रहता है तो वो 2, 4, 5, 10 बिंदु अलग ज़्यादा होने लग जाते हैं। और ये शाम होते होते, अंधेरा होते होते बहुत सारे ये बिंदु चिमचिमाने लग जाते हैं और उन्हीं को यहाँ पर स्टार या तारे के नाम से पुकारा करते हैं। जैसे अंधेरी रात होती है, वैसे वैसे तो पूरा आसमान जो है वो भर जाता है इन छोटे छोटे बिंदुओं से। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आकाश जो है वो भर जाता है और ये अंधेरा जो है रात का, वो भी अलग अलग होता है। कई बार हम देखते हैं कि एक रात ऐसी आती है जो बिल्कुल गुप्त अंधेरी रात होती है, उसके अंदर तो कुछ पढ़ ही नहीं पाते हैं, देख ही नहीं पाते हैं। कुछ रात ऐसी भी आती है महीने के अंदर जिस दिन चाहे खुले में बैठ के अखबार पढ़ लो। अब वो जो गुप्त अंधेरी रात होती है उसको ही हम लोग अमावस्या का नाम दिया करते हैं, और जो बिल्कुल ऐसी खुली रात जिसको हम लोग बोल सकते हैं या अखबार वगैरह पढ़ लेते हैं, उसी का ही नाम हम लोग जो है वो पूर्णिमा का तरफ से दिया करते हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बेसिकली पढ़ रहे हैं सौर मंडल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सौर मंडल जो है ना, ये सौर शब्द बेसिकली रोमन कहानियों से लिया गया है और इसके अंदर ये रोमन कहानियों में सोल वर्ड कहा है इन्होंने। और इस सौर शब्द का प्रॉपर जो अर्थ होता है वो सूर्य से संबंधित होता है, यानी कि रिलेटेड टू सन है। इसलिए इसको सौर मंडल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सूर्य इनका बाप है, बाकी तो ग्रह हैं ही सारे हमारे। और हम जो पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं वो है ज्योग्राफी। बेसिकली ज्योग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, एक याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका सिंपल मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। ठीक है, पृथ्वी का विवरण का मतलब है कि आप पूरी अर्थ के बारे में इसके ऊपर जानने वाले हैं। जियो का शब्द ही आपका जो है वो अर्थ से ही रिलेटेड है। और इसके अंदर जो जीई है ज्योग्राफी के अंदर, इसका मतलब ही अर्थ होता है। और ग्राफिया जो है इसका मतलब होता है लिखना, इंग्लिश का रूट है ग्राफिया। तो हम इस पूरे के अंदर अच्छे तरीके से पूरी अर्थ को लिखने वाले हैं, पृथ्वी को समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें बाकी ग्रहों के बारे में भी थोड़ा आइडिया लेना होगा। ये हमारा पहला पार्ट, पहला चैप्टर इसी के ही बारे में बताना हमें चाह रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो देखने को मिलता है, इस ब्रह्मांड से सवाल जो देखने को मिलता है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। यहाँ पे क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर लाखों तारे हैं, करोड़ों तारे हैं, अरबों तारे हैं, यूँ कहिएगा अनगिनत है, जिसकी हम लोग संख्या गिन नहीं सकते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है वो बेसिकली यूँ कहिएगा कि प्रकाश की एक बहती हुई नदियाँ सी है। उन प्रकाश की बहती हुई नदियों को बेसिकली आकाश गंगा के नाम से पुकारा करते हैं। हम लोग जिस आकाश गंगा के अंदर रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, जिसको हम लोग दुग्ध मेखला भी कहते हैं। एक आप छोटा सा सवाल यहाँ से याद करके चलिएगा, थोड़ा टाइम पहले ही एसएससी एमटीएस में आया था कि हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं। तो आपका नाम जो आपको याद रहना चाहिए वो है मिल्की वे, यानी कि दुग्ध मेखला आकाश गंगा। ये कुछ इस टाइप से आपको जो फोटो में दिखाई दे रही होंगी, ये चमकता हुआ एक प्रकाश सा होता है। ऐसा आप कभी गौर से देखिएगा, आपको एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा लाइट दिखेगी। यही बेसिकली आकाश गंगाएं होती है, या इन्हें जो है आप लोग लाइट की बहती हुई रिवर्स भी कहा करते हैं।
और ऐसे ही हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर लाखों आकाशगंगाएं होंगी, करोड़ों आकाशगंगाएं होंगी। कल्पना करना भी इतना कठिन है, मतलब अभी तक किसी ने पूरा बताया भी नहीं है कि कितनी आकाशगंगाएं हैं टोटल। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड के अंदर ये मिल्की वे है और इस मिल्की वे के अंदर जो है ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। और इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारी जो है पृथ्वी, जहाँ पे हम लोग जो है इसी के अंदर जो है यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ कितनी और आकाशगंगाएं हैं, कितनी और ग्रह हैं, कितने और तारे हैं, उसका तो देखो अंदाजा भी नहीं है। जितना अंदाजा, जितना पता लग पाया है उतना हमारे पास में है ये 8 ग्रहों वाला सिस्टम, जिसको हम लोग सोलर सिस्टम का नाम दिया करते हैं। ये बीच में इनका जो राजा है वो है सूर्य, इनका राजा है। और इस तरीके से चारों तरफ जो है इनके बाहर जो है वो चक्कर काटते हुए ग्रह हैं। टोटल 8 ग्रह हैं, अब तक 8 ग्रह हैं टोटल। अब देखिएगा इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सूर्य है, चंद्रमा है, या और बहुत सारे छोटे छोटे चमकते हुए चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, या ये आपका यूरेनस है, जुपिटर है। इन सभी को क्या कहते हैं? इन सभी का एक नाम है जो है खगोलीय पिंड। ये आप याद रख लीजिएगा, सूर्य, चंद्रमा और बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी को खगोलीय पिंड के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना कि खगोलीय पिंड क्या होता है। जब भी मैं वर्ड यूज करूँ खगोलीय पिंड, इसका मतलब आप समझ लेना कि इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजें हैं वो खगोलीय पिंड है। अगली बात, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे तारा, जिसको इंग्लिश में आप स्टार के नाम से पुकारते हैं। स्टार वो होता है जिसकी खुद की अपनी एक एनर्जी होती है। एनर्जी किस रूप में होती है? या तो लाइट के रूप में या हीट के रूप में, मतलब दोनों ही एनर्जी, खुद की एनर्जी होती है इसकी। और जो कि बहुत ज्यादा ये अपने अंदर से एमिट भी करते हैं उस एनर्जी को, उसी को ही आप स्टार कहते हैं। बेसिकली स्टार की सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि जिसकी खुद की एनर्जी है वही आपका स्टार रहेगा, या उसे ही हम लोग जो है वो तारे का नाम देने वाले हैं। ठीक है जी। अगली बात क्या है कि अब रात के टाइम में देखो बहुत सारे तारे हमें दिखाई देते हैं, कोई 1 2 3 तारे तो दिखाई देते नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। उनका छोटे होने का कारण बेसिकली क्या है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है हमसे। अच्छा, तारों के पास में इतनी एनर्जी है तो सर हमें क्यों नहीं फील हो रही? वो इतने ज्यादा दूर है, इस वजह से हमें उनकी एनर्जी फील हो नहीं रही है। अच्छा, दूर होने की वजह से छोटे दिखाई देंगे, बिल्कुल। आपने कभी हवाई जहाज को उड़ते देखा ही होगा, हवाई जहाज बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है, चिंदी सा। अच्छा, वो क्या छोटा होता है? नहीं, आप प्रैक्टिकली कभी आपने देखा ही होगा, खैर, या इवन फोटो वगैरह में आजकल तो खैर इंटरनेट है, यूट्यूब है, आप आसानी से देख ही सकते हो उन्हें। तो कितना बड़ा होता है, उसका टायर दिखने में छोटा सा होता है दूर से देखें तो, लेकिन उसके पास जाके देखें तो बहुत बड़ा टायर होता है वो। तो ऐसे ही जिस चीज को हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमें छोटी छोटी दिखाई देती है, तो ऐसे ही ये तारे हमें बहुत दूर हैं। और दूसरा क्या, इनका प्रकाश, एक वजह ये भी है कि सूरज जो हमारे पास में है तो इनके प्रकाश को ढक लेता है, तो सूरज ही हमारे जो है हिस्से में आता है। अब एक बात ये है कि इन तारों का विभिन्न समूह जो है, जितने भी ये तारे जो है, तारे अलग अलग शेप के हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा ही है, अलग अलग शेप के हैं। उन्हीं को बेसिकली हम लोग नक्षत्र मंडल के नाम से पुकारते हैं। तो आपके एक खगोलीय पिंड वो हुआ, इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और बाकी चीजें आ गई, ऑलमोस्ट सारी चीजें आ गई, खगोलीय पिंड है। इसमें पहला पर्टिकुलर डेफिनेशन तारे का एक आया, तो तारा बेसिकली खुद क्या होता है, इसकी खुद की एनर्जी होती है हीट या लाइट के रूप में, और वो एमिट भी करता है बहुत ज्यादा। जितने भी तारे हैं उन पूरे तारों का ग्रुप जो है उसी को ही आप नक्षत्र मंडल कहेंगे, या उनकी जो भी शेप है डिफरेंट, जिसका एक एग्जांपल है अर्सा मेजर या बिग बेयर। ठीक है, सप्तऋषि मंडल, जिसको 7 तारों का बेसिकली एक समूह भी बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अर्सा मेजर किसका एग्जाम्पल है या बिग बेयर किसका एग्जाम्पल है, तो आपको नक्षत्र मंडल या सप्तऋषि मंडल का नाम ही देना है। और ठीक है, तो ये तो बात आपको समझ आई। इन तारों के अंदर भी बेसिकली क्या है, देखिएगा, पुराने जमाने में कोई घड़ियां तो होती नहीं थी, या जैसे आज के टाइम में कंपास वगैरह है या दिशा सूचक वगैरह होते हैं, हम दिशा डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। लेकिन पुराने जमाने में जो होता था ना, रात के टाइम में लोग दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, ये तारों को ही देख के पता लगाते थे। जैसे उत्तर दिशा के लिए एक फेमस तारा है जिसको ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही जगह पे फिक्स रहता है और ये उत्तर दिशा को ही अंकित करता है। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन बताने में भी काफी ज्यादा मदद करते हैं। अच्छा, खगोलीय पिंड में एक तारा हुआ, एक नक्षत्र मंडल हुआ, ये तो हुआ। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ग्रह का। अब देखो, तारा जो है इसकी तो खुद की अपनी एनर्जी है, लेकिन जो ग्रह होता है ये डिपेंड होता है हमेशा तारे के ऊपर। ना ही इसकी कोई एनर्जी है, मतलब ना इसका कोई खुद का प्रकाश है, ना ही कोई इसकी उष्मा है, हमेशा तारों से ही प्रकाशित होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे पृथ्वी है हमारा, और पृथ्वी खुद एक ग्रह ही है जो कि सूर्य के प्रकाश से ही उत्सर्जित होता है। पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारे ग्रह आपके ग्रह हैं, जैसे कि ये हमारा शुक्र ग्रह हुआ या बुध हुआ, बाकी ग्रह हैं जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, ये सारे के सारे सूर्य के प्रकाश से ही जो है वो उत्सर्जित रहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में हम लोग प्लैनेट कहा करते हैं, और प्लैनेट जो है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। इसका मतलब होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब ध्यान रखिएगा, गोल गोल ना घूमना, परिभ्रमण इस अंडाकार शेप में किसी के बाहर चक्कर काटना ही प्लेनेटाई का मतलब होता है बेसिकली। तो ये बेसिकली सारे के सारे सूर्य के ही चक्कर काटते रहते हैं। टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है। बेसिकली पहले होते तो 9 थे, लेकिन अगस्त 2006 में प्लूटो को जो है वो बोने ग्रह के अंदर शामिल कर दिया है, ठीक है। तो वर्तमान में प्लूटो जो है वो कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली ग्रह का एक नियम होता है कि वो अपने एक फिक्स ऑर्बिट पे, कक्षा पे ही घूमे, लेकिन ये फिक्स ऑर्बिट पे नहीं घूमता था। ग्रह जहां पे भी चक्कर काटते हैं उसको कक्षा कहा करते हैं, और ये दीर्घवृत्ताकार में मतलब एक बहुत बड़ा सा सर्कल टाइप से जो होता है उसमें ऐसे चक्कर काटते रहते हैं। तो ये तो बात हुई इनकी। अब टोटल हमारे पास में है 8 ग्रह हैं, ठीक है। अच्छा, इन 8 ग्रहों के अंदर ना 2 टर्म इंपॉर्टेंट है, एक तो बाह्य ग्रह, एक आंतरिक ग्रह, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल प्लैनेट। अब ये क्या है, पहले देखिएगा, इन सभी को मैं आपको याद करवाता हूं, एक आसान तरीके से याद करवाता हूं। एनसीईआरटी बुक्स में इनका एक ट्रिक दिया है, ये वाला, माय एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे हिसाब से मेरे तरीके से याद करें, जैसे मैंने याद कर रखा है, तो ज़्यादा उचित रहेगा। आप हिंदी में वार याद करते हैं, देखो सबसे पहला वार कौन सा होता है, बुधवार से याद करो। मान लेते हैं बुधवार शुद्ध होता है, 1 नंबर बुध पढ़ो आप लोग। अब एक एक छोड़ के आगे वार सारे पढ़ो। आज वार कौन सा है, मान लेते हैं बुध, बुध के बाद में एक वार छोड़ दो, बुध के बाद में आएगा कौन सा, वीर आएगा, वीर को छोड़ दो, शुक्र आएगा, शुक्र के बाद में फिर आएगा शनि, शनि को छोड़ दीजिएगा, रवि। अब सर रवि नाम का कोई ग्रह ही नहीं होता है, लेकिन संडे, संडे कहाँ मनाते हैं आप, पृथ्वी पे। अभी कल ही संडे गया है, संडे कहाँ मनाया आपने, पृथ्वी पे मनाया, किसी ने मंगल ग्रह पे तो नहीं मनाया होगा, ठीक है। तो पहला कौन सा है भाई आपका, पहला वार बुध याद कर लो, एक वार याद कर लो, बाकी अपने आप एक एक छोड़ के आगे बढ़ो, बस सिंपल सा तरीका है। बुध एक छोड़ दिया, शुक्र एक छोड़ दिया, रवि, रवि मतलब पृथ्वी हमारी, एक छोड़ दिया, फिर मंडे के बाद में आएगा ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे छोड़ दीजिएगा बृहस्पति, फिर आपका शुक्र छोड़ दीजिएगा शनि, और अरुण और वरुण तो हमेशा इकट्ठे रहते ही हैं। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, यकीनन आपको याद रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। एक एक वार छोड़ के आगे बढ़े, बस कुछ नहीं करना। बुधवार शुद्ध होता है, इस तरीके से याद कर लें। तो जो बृहस्पति ग्रह से पहले वाले 4 ग्रह हैं, इनको इंटरनल प्लैनेट कहते हैं या इनर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, और जो इधर आपके बृहस्पति के बाद वाले हैं, इनको हम लोग आउटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं, या इनको बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। अब जरा ये बाह्य और अंतर में मतलब मेजर फर्क क्या है, या क्या है ये जो भी आंतरिक ग्रह हैं, ये सारे के सारे सूरज के पास है, पहली तो बात आपको दिख ही रहे होंगे। दूसरी बात, ये चट्टानों से बने हुए हैं। चट्टानों से बने होने का मतलब है इनके अंदर जमीन है, पत्थर है, पहाड़ है। लेकिन आउटर प्लैनेट जो होते हैं ना, ये बेसिकली चट्टानों से नहीं बने हुए होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो गैसों से बने होते हैं, ये सारे के सारे गैसियस प्लैनेट होते हैं आपके, और इनके अंदर तरल पदार्थ, लिक्विड वगैरह भी इनके अंदर जो है वो भरा हुआ होता है। अब इनके अंदर छोटे बड़े का भी हिसाब है जो आपको याद करना पड़ेगा। अब इतना तो आपको याद रह जाएगा ना, 8 ग्रह हैं टोटल। सबसे पहला कौन सा आया, सबसे पहला बुध ग्रह है, याद रखिएगा, एक छोड़ दीजिएगा, फिर आपका शुक्र, एक छोड़ दीजिएगा पृथ्वी, एक छोड़ा मंगल, फिर आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इतना याद रहा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह आपको शेप में अभी दिख रहा होगा, यहाँ पे जुपिटर है, यानी कि हमारा 1 नंबर पे बड़ा हो गया ग्रह ये बृहस्पति जिसको कहते हैं। 2 नंबर पे जो ग्रह आपका बड़ा है वो है शनि, 3 नंबर पे जो है वो है आपका यूरेनस, 4 नंबर पे जो है वो है ये आपका नेपच्यून, मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अच्छा, 5 नंबर पे है पृथ्वी। पृथ्वी को कैसे याद करेंगे आप लोग 5 पे, देखो 5 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, इस दिन अवतार दिवस मनाया जाता है। धरती पे साक्षात अवतार हुआ था 5 तारीख को। किसका अवतार हुआ था भाई, मेरा ही हुआ था, और किसका हुआ था, 5 अक्टूबर का मेरा बर्थडे है। तो मेरा मतलब मैंने जन्म कहाँ लिया, मैंने पृथ्वी पे लिया है, ऐसा तो नहीं मैंने मतलब बुध ग्रह पे जन्म लिया हो, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं आप लोग। 5 पृथ्वी। अच्छा, 6 नंबर पे जो आता है वो आपका आता है ये विनस यानी कि शुक्र ग्रह। 7 नंबर पे जो बड़ा है वो है आपका मार्स यानी कि मंगल ग्रह, और 8 नंबर पे यानी कि जो सबसे छोटा ग्रह है वो है आपका बुध ग्रह। तो आपको 2 सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह जो है वो है मरकरी यानी कि बुध ग्रह।
हमारी पृथ्वी जो है साइज वाइज 5वें नंबर पे आती है। इतना यकीनन आप लोगों को याद हो गया होगा। एक बार दोबारा से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका बुध, उसके बाद में है आपका कौन सा आया है, उसके बाद में शुक्र आया है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, और आपका सब उसके बाद में 5 नंबर पे पृथ्वी, 6 पे शुक्र, 7 पे आपका मार्स और 8 नंबर पे आपका जो आएगा वो आएगा बुध ग्रह, यानी कि सबसे छोटा ग्रह आएगा। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पक्की बात है, अच्छी बात है, समझ में आ गई। खगोल पिंड तो बता दिए हैं। अब आप इन सभी को पढ़ना शुरू करते हैं। इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल ले लेते हैं जितना हमारे पहले पार्ट में है। ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा कि सर ये तो थोड़ा सा है, हो सकता है थोड़ा भी लगे, ठीक है। आगे और भी चैप्टर आएंगे, उनके अंदर इनका डिटेल आ जाएगा, और साइंस के अंदर भी इवन ये चैप्टर आएगा तो उसके अंदर भी डिटेल आ जाएगा। तो मैंने कहा ना, उतावले नहीं होना। जितना पहला पार्ट में हम पार्ट दर पार्ट पढ़ेंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले है सूर्य बाबा भाई। ओहो, सूर्य बाबा के बारे में बात अगर हम करें, ठीक है, तो सूर्य तो हमारे भगवान है, ठीक है। भगवान किस मामले में भाई? भगवान है, पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं आप। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है ये, और एकमात्र ऐसा है जो कि एनर्जी का स्रोत है ये हमारे लिए। सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड ये सारे ही हैं। अब इसकी औसत दूरी एग्जैक्ट अगर देखी जाए तो वो है 149 लाख किलोमीटर, और सूरज से पृथ्वी तक जो लाइट आती है वो आती है 8 मिनट 18 सेकंड के अंदर। लाइट की स्पीड दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो लाइट चला करती है। सूर्य से जो दिखाई देने वाली सतह है उसको प्रकाश मंडल के नाम से पुकारा करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना, आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं इसके। अच्छा, सूर्य की सतह का जो तापमान है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो बेसिकली मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ये पूरा फोटो देखिएगा आप लोग, जिसमें से सवाल इंपॉर्टेंट आते हैं। ये जो बाहर, बिल्कुल बाहर वाला पार्ट है, इसको कोरोना के नाम से पुकारते हैं, या सूर्य किरीट। सर कोरोना का नाम कहाँ ले लिया आपने? ये एक तो कोरोना बीमारी है, उसको छोड़िएगा, ये वाला कोरोना कहलाता है, सूरज का बिल्कुल बाहर का पार्ट। दूसरी जो लेयर है उसको कहते हैं हम लोग क्रोमोस्फेयर, यानी कि वर्णमंडल कहलाती है ये वाली। उसके बाद में तीसरी जो लेयर है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं हम लोग, यानी कि फोटोस्फेयर कहते हैं। चौथी लेयर को हम लोग संवहन क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन वाला एरिया है ये। और पांचवी जो लेयर है उसको हम लोग रेडियोधर्मी क्षेत्र, जहां से अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह जो निकलती है। और जो लास्ट है उसको कोर कहते हैं। तो ये याद कर लेना, सारी की सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, संरचना याद रहनी चाहिए। ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि बिल्कुल बाहरी परत, उसके बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। सूरज के बाहर का तापमान ही मैंने 6000 बताया था, ठीक है। सूरज से अब देखिएगा, ये जैसे सूरज है, इससे बाहर पृथ्वी हमारी चक्कर काटती है इस तरीके से। तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल ही हम इस तरीके से चक्कर काटती है। इसी को परिभ्रमण कहते हैं, इसको दीर्घवृत्ताकार शेप कहते हैं। पूरा गोल तो घूमती नहीं है, कभी तो ये सूरज के पास है, कभी तो सूरज से दूर है ये। तो पृथ्वी से इसकी न्यूनतम दूरी रहती है 3 जनवरी को रहती है। आपको मैं याद करवा देता हूं, इनको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ज्यादा दूरी 4 जुलाई को रहती है, कम दूरी 3 जनवरी को। कैसे याद करोगे भाई? देखो 3 पहले आता है, 4 पहले आता है, बताइएगा। पहले 3 आएगा, 3 कम है तो पहले आया ना, तो इसलिए कम 3 है, 4 बाद में आएगा, तो आपका जो 4 है वो इस तरीके से आप याद कर लेना। एक सिंपल ही तरीका है ये याद करने का, ना कंफ्यूजन है कि 3 जनवरी या 4 जुलाई कब है। तो आप बस इतना याद रखना, जो कम दूरी रहती है आपकी, 3 पहले आया तो 3 कम है, 4 बाद में आया तो मतलब ज्यादा है, तो मतलब अधिकतम है। बस ये चीजें आप याद कर लेना। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा डाउट आपके लिए हो सकता है कि सर अधिकतम दूरी है 4 जुलाई को, तो 4 जुलाई को तो गर्मी पड़ती है, ठंड पड़नी चाहिए इस दिन तो, और 3 जनवरी को कम दूरी है, इसका मतलब गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन 3 जनवरी को ठंड पड़ती है। बेसिकली पृथ्वी जो है उसके ऊपर पानी बहुत ज़्यादा है, और ये 3 जनवरी को जो है पानी वाला हिस्सा जो है वो सूरज के आगे हो जाता है। इस वजह से हमें गर्मी ठंडी का एहसास नहीं होता। भौगोलिक स्थितियाँ पढ़ेंगे आगे जाके, घबराइए मत बिल्कुल। औसत दूरी मैंने बता ही दी। और जो सूरज का व्यास के बारे में बात कर रहे हो आप लोग, तो 13,92,000 किलोमीटर है। इसका आयतन जो है पृथ्वी का लगभग 1.3 मिलियनवा गुना है। मास जो है पृथ्वी का लगभग 3,32,000वां गुना है, ठीक है। सतह पर गुरुत्वाकर्षण, इसका मतलब है ग्रेविटी, उसकी जो सतह है उसके ऊपर ग्रेविटी पृथ्वी की लगभग 28वां गुना है। केंद्र घनत्व, यानी कि सेंटर के अंदर जो डेंसिटी है वो 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है।
और प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर है उसका तापमान मैंने आपको बता ही दिया 6000 डिग्री सेल्सियस है। उसके सेंटर का तापमान केंद्र का 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये प्लस भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, अभी तक का और भी इसके ऊपर शोध चल रहा है। सूर्य के स्थानों का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, अलग अलग जगहों का। और इसका जो आपका ऊर्जा है, इसकी एनर्जी जो है जो निकलने का, वो 1026 जूल पर सेकंड है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। खैर, केंद्र के अंदर दबाव, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 109 एटीएम है। इसके सेंटर के अंदर जो प्रेशर है वो 109 एटीएम है। घूर्णन समय अवधि, मतलब ये जो घूमता है वो 25.38 दिनों में रिलेटिव टू इक्वेटर। ये इक्वेटर वाला सेकंड चैप्टर है, हम पढ़ेंगे इक्वेटर क्या होता है या पोल क्या होते हैं, सेकंड चैप्टर में आएंगी ये चीज़ें, ये ठीक है। और इस चीज़ को चलो मैं अगले चैप्टर में अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। ये चीज़ और इंपॉर्टेंट है 15 पॉइंट, इसके अंदर 71% हाइड्रोजन है। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य किस गैस का गोला है तो हाइड्रोजन गैस का गोला है। 26.5% इसमें हीलियम है, 2.5% इसके अंदर बाकी और गैसेस हैं। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आयु पूछी जाए तो वो लगभग 5 अरब वर्ष है। बाकी तारों की लगभग ऐसा माना जाता है कि 10 अरब है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। प्रकाश पहुंचने में मैंने आपको बता ही दिया, इतना टाइम है, ये स्पीड होती है। एक प्रकाश वर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक प्रकाश वर्ष दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई होती है। इसकी जो आपका मेजरमेंट है वो है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर। और दूरी का सबसे ज्यादा जो इकाई है वो फिर एक पार्स बनेगा। एक पार्स के अंदर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। इनको भी हम लोग आगे साइंस में पढ़ते रहेंगे। सूरज बाबा दिखने में, और इसके बाद में इसी तरीके से बाकी ग्रह जो है लाइन में लगे हुए हैं। अब आपको इन बाकी सभी ग्रहों का एक बार फटाफट मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट इनके अंदर। पहला है हमारा मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, याद रखिएगा, और सबसे पास में है, ये तो पता लग ही गया। 88 दिनों में चक्कर काटता है। देखिएगा सबसे पास में है तो इसी वजह से जल्दी से चक्कर काट के इस तरीके से पूरा हो जाएगा इसका। इसके ऊपर कोई वायुमंडल नहीं है तो मतलब जीवन भी नहीं है। इसका खुद का कोई उपग्रह नहीं है। अब सर ये उपग्रह क्या होता है? जो ग्रहों की भी परिक्रमा करे उसे उपग्रह कहते हैं हम लोग। पृथ्वी के कंपैरिजन में 18 गुना छोटा है। और ग्रेविटी का देखा जाए तो 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तापांतर, देखिएगा एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है लेकिन सबसे गर्म नहीं है। यहाँ पे रातें बर्फीली होती है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 0 डिग्री, बिल्कुल 0 है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है यहाँ पे। और जो इसका खुद के जगह पे जो ये घूमता है वो लगभग 58.6 या 59 दिनों के अंदर अपनी जगह पे पूरा एक चक्कर काटता है। एक मैरीनेट 10 नाम का बुध का एक आर्टिफिशियल उपग्रह है, ये भी आप याद कर सकते हैं। आजकल के पेपरों में ऐसी चीजें आ रही हैं। अगले ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह है। ये सबसे गर्म ग्रह कहलाता है, याद रखिएगा। गर्म होने का कारण क्योंकि यहाँ पे 95% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। सूरज का प्रकाश भी सीधा यहाँ पे आता है, इस वजह से ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी यही कहलाता है। टेम्परेचर सबसे ज्यादा 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। सूरज की परिक्रमा ये पूरी करता है 225 दिन में, लगभग 224 दिन पॉइंट ऐसा कुछ है, तो आप ऑलमोस्ट 225 दिन याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात है यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन मिल सकता है आपको। एनसीईआरटी में शायद ये प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, 255 लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा काफ़ी जगह इसको देखा है या सर्च किया है और एस्ट्रोनॉट्स पे इसको पढ़ा है, तो 225 ही ये ठीक है, तो आप पजल मत होइएगा। कुछ ये कि प्रिंट मिस्टेक हो सकते हैं, गलती मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे। अच्छा, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे घूमते हैं पश्चिम से पूर्व, लेकिन शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। बाकी ग्रहों के उल्टे घूमते हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ होता है, सूर्यास्त पूर्व में, मतलब उल्टा। जैसे हमारे पूर्व में सूर्योदय उगता है तो उनके पश्चिम में उगेगा, तो वो उल्टा होएगा, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कहा सबसे ज्यादा होता है और बाकी भाग जो है वो नाइट्रोजन का है यहाँ पे। सूरज का ये हमारी पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। एक आप याद कर लेना इसे, पृथ्वी की बहन है, तो आप यूं याद करो पृथ्वी हमारी माँ है, ठीक है। और पृथ्वी माँ हुई हमारी, शुक्र हमारी मौसी हुई, और जो हमारा ये मंगल है ये मामा हुआ, क्योंकि पृथ्वी का भाई मंगल है, पृथ्वी की बहन है वो है शुक्र। तो हमारी माँ पृथ्वी, हमारी मौसी शुक्र, हमारा मामा मंगल, ऐसे याद कर लेना। क्या बोला अभी मैंने? हमारी माँ पृथ्वी, हमारा मामा मंगल, हमारी जो मौसी है वो कौन सी है? वो है शुक्र। मामा सर जी हमारे
पे चांद पड़ा है वो दूर का मामा है, सगा मामा जो है हमारा मंगल है, ठीक है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों से 2 घंटे पहले दिन उगता है, 2 घंटे पहले छिपता है, तो इसी वजह से सांझ का तारा या भोर, 2 घंटे लेट छिपता है, 2 घंटे पहले निकल जाता है, इस वजह से यहाँ इसको सांझ का तारा, भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। पृथ्वी का भागिनी ग्रह है, बिल्कुल आकार में या शेप में बिल्कुल सेम है ये अर्थ का जैसा ही, कोई इसका भी उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इसको अंतर्ग्रह की श्रेणी में तो बोलते ही हैं। अब है हमारी माँ यानी कि हमारी पृथ्वी रानी। पृथ्वी आकार में 5वें नंबर पे आता है, 2/3 सतह इसकी पानी से ढकी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसी वजह से उसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। इसका जुड़वा ग्रह तो शुक्र ग्रह है ही, एकमात्र ऐसा ग्रह है कि इसके ऊपर जीवन संभव है। जीवन संभव होने का कारण इस पे वायुमंडल है और शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है ये। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी से सबसे पास ग्रह कौन सा है, अब ये दोनों के बीच में तो कंफ्यूजन होती है, सबसे ज्यादा मंगल लगाएं कि शुक्र लगाएं, तो याद रखना शुक्र ग्रह लगाएं और ये ऑप्शन में ना हो तो मंगल लगाएं। आप अपनी दूरी पे ये जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है, मैंने आपको बता दिया, बाकी सारे पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, शुक्र और अरुण को छोड़ दो। अपने अक्ष पे ये 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। एक पूरा चक्र जो है सूरज के बाहर से तो ये 365 दिनों में चक्कर काट रही है, लेकिन अपनी जगह पे है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड यानी कि एक दिन के अंदर अपनी एक जगह पे चक्कर काटती है, जिसको हम लोग एक दिन भी कहते हैं। आकृति अंडाकार है, मतलब अंडाकार होने का मतलब ये आपकी पूरी तरीके से गोल नहीं है, क्योंकि एक तरह तो जैसे इस तरीके का ये हुआ तो आपका एक साइड से तो ये 12,714 ऐसे लंबी है ध्रुव से, मतलब पोल टू पोल। तो अच्छा, भूमध्य रेखा इस तरीके से जो ये लंबी है वो है 12,756। तो अगर ये सर्कल होता तो ये दोनों बराबर होना चाहिए था डायमीटर। इसका ध्रुवीय परिधि जो है, मतलब ये आपके परिधि आप जानते होंगे, 40,008 जो है इसकी परिधि है। भूमध्य रेखा परिधि 40,075 है, ठीक है। और इसका जो मास है वो 5.97 इंटू 1024 टन है, ठीक है। अगर आप आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके ऊपर पानी कितना परसेंट है? 71%। हरियाणा कंडक्टर में यही सवाल पूछा था। जमीन है इसके ऊपर 29%। और इसका आयतन यानी कि जो इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम है वो है 10.83 इंटू 10 पावर 11 क्यूबिक मीटर में है। और इसका डेंसिटी है 5.52, पानी के घनत्व, पानी के कंपैरिजन में है ये। इसकी लाइफ 4.6 बिलियन वर्ष है। और इसका जो एरिया है आपका जमीनी एरिया 511 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अपने एक घूर्णन पे तो मैंने बता ही दिया आपको। सूरज की पूरी एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। और स्पीड कितनी है भाई? इसकी स्पीड है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। और अगली बात, ये तो मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, ठीक है। अच्छा, सूरज से औसत दूरी वगैरह ये सारी चीजें हो चुकी है हमारी। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा से कितनी दूरी है इसकी? 3,84,000 किलोमीटर। एकमात्र इसका उपग्रह है चंद्रमा। सूरज के बाद में सबसे नजदीक एक तारा है जिसको प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी कहते हैं हम लोग। और इस पे सबसे गहरी जो खाई है वो मैरियाना खाई है, आप सभी को पता होगा। 11,000 से भी ज्यादा जो है 11,034 मीटर गहरी है वो। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये मैरियाना ट्रंच जो है ये कहाँ पे है दुनिया में, मतलब किस जगह पे है ये? आप कमेंट सेक्शन में लिख देख सकते हैं। अच्छा, इसका एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। अब चंद्रमा का मैंने आपको कहा कि अलग अलग शेप का होता है ये, कभी कम, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, फिर छोटा छोटा छोटा। जब ये बड़ा होता है तो ये कौन सी रात हुई? पूर्णिमा की। खत्म हो जाता है इसका मतलब कौन सी रात हुई? वो अमावस्या की रात हो जाएगी फिर, ठीक है। सौरमंडल का ये 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। सबसे बड़ा गैनीमेड आएगा, हम पढ़ेंगे, टाइटन वगैरह भी है आगे। पृथ्वी से इसकी दूरी आपको मैंने बता ही दिया, 3,84,365 किलोमीटर है। अच्छा, कम और ज्यादा दूरी भी है। जो कम पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी है उसको हम लोग अपेगी बोलते हैं, और जो न्यूनतम दूरी है उसको हम पेरेगी बोलते हैं। 364 और 4 आपका ये आप किलोमीटर आप याद कर सकते हैं चाहे तो, और ना भी चाहे तो चलेगा, लेकिन ये नाम याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अपेगी और पेरेगी, ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करता है चंद्रमा जो है, अपना पूरा परिभ्रमण है इनका कंप्लीट 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड, ठीक है। ये एग्जैक्ट याद कर लेना आप लोग, वैसे इसको 27 दिन याद किया करते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है इस पे लिबनिटिस पर्वत, और इसका खुद का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। इसका व्यास पूछा जाए तो 3476 किलोमीटर है। इसका जो मास पूछा जाए वो
1:81.30 है और इसका जो डेंसिटी है वो 3.34 है और पृथ्वी की तुलना में 0.60 है। चंद्रमा पर छिपा हुआ हिस्सा 41% लगभग इसका छिपा हुआ हिस्सा ही है और इसको जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, चांद से पृथ्वी पे प्रकाश कितनी देर में आता है? आपको थोड़ा बहुत याद हो तो बताइएगा। अगला ग्रह जो है वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की बात करते हैं, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। इस पे आयरन ऑक्साइड जो बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसको इस पे लाल रंग है। 25 डिग्री के कोण पे ये झुका हुआ है। इस पे मौसम परिवर्तन भी थोड़ा थोड़ा होता है और जो बात करते हैं ये अपनी धुरी पे 24 घंटे 6 मिनट में चक्कर काटता है और 687 दिन में जो है वो सूर्य की पूरी परिक्रमा पूरी करता है। इसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 से 3% नाइट्रोजन है, 2% ऑर्गन गैस है। इसके 2 उपग्रह भी हैं, एक फोबोस है, एक डिमोस है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, बल्कि कहूंगा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, उसका नाम है ओलिपस मेसी, इंपॉर्टेंट। और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, देखिएगा जमीन पे सबसे ऊंचा पर्वत तो आप माउंट एवरेस्ट पढ़ते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत जो है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। उस माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है ये। बृहस्पति, अब ये ग्रह आगे वो वाले जिनके ऊपर जमीन नहीं है, सारे के सारे गैसों से बने हुए हैं। ये आकार में सबसे बड़ा है और बात करूं मैं दूसरी बात की, ये 1300 गुना बड़ा है पृथ्वी के मुकाबले तो। और ये अपनी जगह पे जो है लगभग 9 घंटे 55 मिनट या 10 घंटे के अंदर एक चक्कर जो है वो लगा लेता है। अच्छा जी, लेकिन ये सूरज के बाहर चक्कर लगाता है 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल इसको बोल सकते हो आप लोग। इसमें हाइड्रोजन हीलियम वगैरह बहुत ज्यादा है। इस पे नीले और इस पे लाल और पीले रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। इसके ऊपर अब तक जितने उपग्रह हैं वो है 79। एनसीईआरटी में ध्यान देना है, ये लिखे हुए हैं 16, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर बहुत पुराने लिखे हुए हैं। अभी ये रिसर्च जो है वो आगे अपडेट होगी। अब तक 79 है, हो सकता है आगे और भी बढ़ जाए, बढ़ेंगे क्योंकि अभी तक सारे नहीं पता लगे हैं। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ये पीले रंग का है, ये भी आप याद कर लेना। अगला ग्रह है शनि ग्रह। इसे पानी से भी हल्का ग्रह कहा जाता है, सबसे कम इसका घनत्व बोला जाता है। आकार में ये दूसरा सबसे बड़ा है, इसके बाहर छल्ले भी हैं, इसकी छल्लों की ही पहचान है। काले रंग का ग्रह है थोड़ा ये, और सूर्य की परिक्रमा 29 सालों में करता है। जितने ज्यादा सूर्य से दूर जा रहे हैं उतने ज्यादा टाइम बढ़ता जा रहा है ये। इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम, पानी में तैर भी सकता है ये। इस ग्रह को लाल दानव के नाम से भी पुकारते हैं। अब एनसीईआरटी में इसके उपग्रह थोड़े कम लिखे हुए हैं, 30 के आसपास लिखे हुए, लेकिन वर्तमान में इसके 62 उपग्रह खोज लिए गए हैं। और इसके अलावा जो है टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रख लीजिएगा आप लोग। टाइटन एक ऐसा उपग्रह जिस पर वायुमंडल जो है और गुरुत्वाकर्षण दोनों ही पाए जाते हैं। अरुण ग्रह, ठीक है, इसको यूरेनस भी बोलते हैं। तीसरा सबसे बड़ा हुआ, सूर्य से सातवें नंबर पे आएगा। इसकी खोज की थी सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 के अंदर। अरुण ग्रह जो है ये पूर्व से पश्चिम, अभी मैंने बताया ना आपको 2 ही ऐसे हैं जो उल्टे घूमते हैं। सूर्य को ये 84 सालों में एक पूरा चक्कर काटता है। अपनी जगह पे ये लगभग 10 से 25 घंटे के अंदर जो है एक पूरा चक्कर करता है। अब ये अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। लगभग 82 डिग्री जो है ये लेटा हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और अगली बात की जाए, इसके अरुण ग्रह में शनि ग्रह की तरफ ही उसकी तरह ही ऐसे चारों तरफ इसके वलय से पाए जाते हैं, ठीक है। अरुण ग्रह ये ऐसे छल्ले से पाए गए हैं, इसके बाहर भी इनके नाम है पर्टिकुलर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। और इसके 27 उपग्रह हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी अपडेटेड है। और मिरांडा, एरियल ऐसे करके इसके नाम है, ये तो जरूरी नहीं है इतना याद करना। अगला ग्रह है लास्ट हमारा वरुण। वरुण ग्रह को हम लोग ठंडा ग्रह भी कहा करते हैं। इसमें मीथेन सबसे ज्यादा है, हालांकि मीथेन तो अरुण पे है, लेकिन सबसे ज्यादा इसके ऊपर है। इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। इसके अपडेटेड 14 उपग्रह हैं। इसकी खोज 1846 के अंदर जॉन गाले ने की थी, याद रखिएगा। इसके ऊपर 166 साल लग जाते हैं, लगभग 165 से 66 साल लग जाते हैं एक पूरा चक्कर काटने में, बहुत दूर है ये। अब अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है क्षुद्र ग्रह का। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों की बात कर ली हमने, ग्रहों की बात कर ली, उपग्रहों की बात कर ली।
इनके अलावा जो बच गई अब चीजें वो सारे के सारे क्षुद्र ग्रह हैं, जिनका शेप लगभग कुछ ऐसा सा होता है। और देखिएगा ये मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको ये शेप नजर आ रही है ना, ये सारे क्षुद्र ग्रहों की शेप है। ये पाए मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, हालांकि उधर भी है ये, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर में मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रह याद रखना। पहला क्षुद्र ग्रह खोजा गया था सीरस नाम का, ये भी आपको याद रखना है। उल्का पिंड एक इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। देखिएगा उल्का क्या होता है, वही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और कई बार ये जमीन पे आने की कोशिश करते हैं, गिरने की कोशिश करते हैं, लेकिन मध्य मंडल में आके ये खत्म हो जाते हैं। वहां बहुत ज्यादा लाइट वगैरह भी निकलती है। कई बार ये जमीन पे गिर जाते हैं तो इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ये एक गड्ढा भी कर देते हैं फिर बहुत ज्यादा बड़ा। आकाशगंगा तो क्या होती है तो मैंने बता ही दिया, मतलब एक प्रकाश की चलती हुई चौड़ी पट्टी या बहता हुआ प्रकाश कह सकते हो आप लोग। ठीक है भी प्यारे बच्चों, तो ये बेसिकली आपका एक पूरा सौर मंडल था, आपको शायद समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अब एमसीक्यू का पल आ गया हमारा। ठीक है, तो छोटे छोटे से एमसीक्यू हैं, शायद आपको इनके अनुसार आते ही होंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं भाई। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ लगाते हैं। ये एक परिभ्रमण सा काल होता है इस टाइप का। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं भाई? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह तो एक ही है, वो है शुक्र ग्रह, पृथ्वी की बहन भी इसे कहते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अब आपके लिए याद करने वाला है। पहले नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बताया था मैंने आपको? सूर्य। सूर्य से तीसरा नजदीक ग्रह पूछा, सॉरी माफ करिएगा, बड़ा ग्रह नहीं पूछा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह जो है वो पहले नंबर पे कौन सा था? बुध। दूसरे नंबर पे कौन सा था भाई आपका? उसके बाद में शुक्र, और फिर तीसरा कौन सी आई? हमारी पृथ्वी रानी आई। तो आपके बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ध्रुव तारा जो है वो कौन सी दिशा के बारे में बताता है? उत्तर दिशा के बारे में बताता है, ये भी आपको याद हो गया होगा। क्षुद्र ग्रह जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? अभी अभी पढ़ा है आपने, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। लीजिए पहला पार्ट पूरा हुआ, छठी क्लास का पहला पार्ट आपने पूरा कर दिया। बधाई हो आप सभी को। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग था और छोटा सा था। ठीक है, इसका और भी बहुत डिटेल है, वैसे ये पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, आज के ज़माने में देखा जाए तो इसका डिटेल और ज़्यादा है, लेकिन वो कुछ साइंस में या आगे कुछ और चैप्टर्स आएंगे। धीरे धीरे क्लासें बढ़ते रहेंगे, चैप्टर्स बढ़ते रहेंगे, डिटेल भी करते रहेंगे। कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। मैं साथ के साथ कमेंट चल रहे हैं आपके, लेकिन वो कमेंट मैं लास्ट में पढ़ूंगा आपके सारे के सारे। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे कल सुबह 11 बजे दोबारा से। तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।